हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाली वीडियो में यूनिट 2 में हम लोगों ने देखा था अर्थ इज़ अ डायनामिक प्लैनेट। जब हम लोग डायनामिक प्लैनेट की बात करते तो हम लोगों ने क्या देखा था कि वो बदलती रहती है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग इटसेल्फ। अब हम देखेंगे कि वो चेंज कैसे होती है, तो चेंजिंग अर्थ जो अपनी पृथ्वी है ये कैसे चेंज हो रही है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी। लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट। बहुत सारी प्लेट्स हैं। जैसे हम बात करें, जैसे थोड़ी देर के लिए हम बात करें, ये सिर्फ इतना ही लिथोस्फेयर है, इतना ही कॉन्टिनेंटल पार्ट है। बाकी पूरा का पूरा जो एरिया है अर्थ में, पूरा का पूरा क्या है, पानी है, ओशन है, ये पूरा पानी है ये। तो उस केस में क्या होगा, इनिशियली चीज़ें वैसी ही थी, लेकिन विद टाइम क्या हुआ, टाइम के साथ साथ ये टूटता चला गया, ये अलग अलग हिस्सों में टूट गया। अलग अलग हिस्सों में टूटने के बाद ये अलग अलग हिस्सों में टूटने के बाद क्या हुआ, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बन गए, है ना, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बन गए। अब ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट है और विद टाइम ये क्या हुआ, जो पूरा एक साथ था ये बीच में ये ड्रिफ्ट होती चलेगी, बीच का ये स्पेस इसके बीच में आ गया, है ना। इस स्पेस में, ये स्पेस आने की वजह से क्या हुआ, अभी जो कॉन्टिनेंटल हिस्सा है ये हमारा छोटा है और ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या है, ये पानी है, बीच में सारा पानी है। तो अब इस तरह से ये हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा, ये क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स हैं ये। अब ये जितनी भी प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स हैं ये सब ओशन के नीचे प्लेट्स हैं। अभी जितना भी मैकेनिज्म होता है, हम अर्थक्वेक की बात करें, हम वोल्केनो की बात करें, ये सारे के सारे, या फिर हम लोग जितने भी मूवमेंट होते हैं वो इट्स ऑल, उनका बेसिक रीज़न क्या है, उनका बेसिक रीज़न ये प्लेट्स हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली, धीरे धीरे ये मूव करती हैं। क्यों मूव करती है, अर्थ भी अपना रोटेशन और रेवोल्यूशन करता है। जब रोटेशन और रेवोल्यूशन होता है, रोटेशन मतलब अपने चारों तरफ घूमना, रेवोल्यूशन मतलब सन के चारों तरफ घूमना। जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स एवरी ईयर। वेरी सरप्राइज टू नो दीज प्लेट्स मूव वेरी स्लोली जस्ट अ फ्यू mm ईच ईयर। ये धीरे धीरे ये एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, ये मूव करती जा रही हैं। दिस इज़ बिकॉज द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। हम लोगों ने क्या देखा था, अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ के अंदर 3 लेयर्स हैं, और ये 3 लेयर्स हैं। तो ये बीच वाली लेयर क्या है, ये है मैग्मा। ये क्या है, लिक्विड शेप का है, मोल्टन है, लिक्विड स्टेट का है ना। मोल्टन है, तो जब अर्थ मूव करेगी ये भी मूव करेगा, इसकी वजह से धीरे धीरे ये प्लेट्स भी मूव कर रही हैं। मोल्टन मैग्मा इनसाइड अर्थ मूव इन सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। ये इसकी बात कर रहे हैं ये लोग, इस एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कोजेज चेंजेस इन द सरफेस ऑफ अर्थ। इससे अर्थ का सरफेस चेंज हो जाता है। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज देम। जो अर्थ का मूवमेंट है, द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस विच कोज देम। बहुत सारी फोर्सेस कॉज करती हैं, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये हम बाद में पढ़ेंगे दूसरी क्लासेस में। अभी से हम इतना देखते हैं कि जब अर्थ मूव करती है उसके ऊपर ढेर सारी फोर्सेस लगती हैं। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। जो अर्थ के अंदर जो फोर्स एक्ट करेंगी उनको कहते हैं एंडोजेनेटिक। एंडो मतलब अंदर, और जो फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो फोर्स जो अर्थ के सरफेस के ऊपर अप्लाई करेंगी, उन फोर्स को क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स। वो एक्सोजेनिक मतलब बाहर से लगी फोर्सेस हैं। अर्थ का मूवमेंट क्या है, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक। एंडो मतलब अंदर से, एक्सो मतलब बाहर से। अंदर से क्या है, सडन फोर्स। सडन फोर्स से क्या आता है, अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो और लैंडस्लाइड्स। जब हम लोग अर्थक्वेक की बात करते हैं तो अर्थक्वेक में क्या होता है, पृथ्वी हिलती है ना। हमारी जो बिल्डिंग है, हमारा घर है, ये हिलना शुरू हो जाता है, और अगर उसकी इंटेंसिटी अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो गिर भी जाता है। जब हम लोग वोल्केनो की बात करते हैं तो ये वोल्केनिक इरप्शन है, तो यहाँ से ये लावा बाहर निकलता है। और जब हम लैंडस्लाइड्स की बात करते हैं तो सपोज ये अर्थ सरफेस है और ये यहाँ से लैंड, ये टूट के और ये आगे गिर गया है ना, ये धीरे धीरे ये लैंड स्लाइड हो रही है। जब हम डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस की बात करते हैं, डायस्ट्रॉफिक मतलब क्रस्ट का टूटना। जो अर्थ का जो क्रस्ट है, अगर हम ये अर्थ की क्रस्ट की बात करें, इसका टूटना इज़ डायस्ट्रॉफिक फोर्स। ये बिल्डिंग ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स इससे बिल्ड होते हैं, इसके ऊपर माउंटेन बन जाते हैं। इरोजनल और डिपोजिशनल की जब हम बात करते हैं, एक्सोजेनिक जो बाहर की जो फोर्स ऊपर अप्लाई हो रही हैं, इससे क्या है, इरोजन हो रहा है और डिपोजिशन हो रहा है। इरोजन हमने क्या देखा था,
हमने देखा जब रिवर चली, ग्लेशियर्स आए, है ना, तो उससे क्या हुआ, जो रॉक पार्टिकल्स हैं ये बह के चले गए। जब रॉक पार्टिकल पानी के साथ बहे तो ये और टूटते चले गए। या फिर ग्लेशियर जब ऊपर से, जब आइस, ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर क्या होते हैं, जमी हुई आइस। जो स्नोफॉल हुआ तो आइस जम गई बहुत, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, बहुत सारे लेयर, तो वो क्या बन गए, ग्लेशियर्स बन गए। जब वो मूव करेंगे तो अपने साथ बहुत सारी रॉक्स को, बहुत सारे सेडिमेंट्स को एक साथ लेके चलेंगे, तो वहाँ से क्या होता है, इरोजन। और वो कहीं ना कहीं जाके जब उनका फ्लो कम हो जाएगा, फ्लो स्लो हो जाएगा, तो वो जाके कहीं ना कहीं उसको डिपॉजिट कर देंगे, तो वो है डिपोजिशनल। ये इरोजन और डिपोजिशन कौन करता है, रिवर, विंड, हवाएं, सी वेव्स, समुद्र की जो वेव्स होती हैं, है ना, जो समुद्र में जो वेव्स चलती हैं, समुद्र की वेव से भी होता है, इसी से बीच बनते हैं, सी बीच। ग्लेशियर्स, ग्लेशियर मतलब आइस, जो जमी हुई आइस है वो ग्लेशियर बनाती है, अपने साथ जितनी भी चीज़ें लेके आएंगे। नाउ एंडोजेनेटिक, अंदर वाली फोर्सेस जो हैं अर्थ के अंदर की, एंडोजेनेटिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट, एकदम से मूवमेंट होते हैं, एंड अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट, कभी स्लो, कभी एकदम से जोर का झटका लगेगा, कभी धीरे का झटका लगेगा। सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज कोज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। वोल्केनो और जो अर्थक्वेक जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। देखिए ये है हमारा अर्थक्वेक। जब ये हमारा लैंड मास है जहाँ हम लोग रहते हैं, इसमें हमने क्या देखा, ये है फोकस, जहाँ से अर्थक्वेक शुरू हुआ, और इस फोकस को कहते हैं, ये है फोकस अर्थक्वेक का। और इसके बाद ये ऊपर है, इस फोकस की जस्ट एकदम ऊपर पैरेलली ये जो निकलेगा, है ना, दिस इज कॉल्ड एपी सेंटर। ये एपी सेंटर है, इसको कहते हैं होमो सेंटर। फोकस इज कॉल्ड होमो सेंटर, दिस इज कॉल्ड एपी सेंटर। और ये जो रेड रेड लाइंस नज़र आ रही हैं, दीज आर सिस्मिक वेव्स, है ना, ये वेव्स हैं जो अर्थक्वेक की वजह से, यहाँ झटका लगा जोर का, यहाँ जोर का झटका लगने से एकदम इसके ऊपर से, यहाँ से एपिसेंटर और यहाँ से फिर जो वेव्स निकल के आई, इसको हम नापते हैं। दिस इज प्लेट मूवमेंट, है ना। ये देखो, ये इधर, ये वाली प्लेट इधर चली गई और ये वाली प्लेट इधर आ गई। थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं इसको ताकि साफ नज़र आए। ये देखिए, ये है प्लेट मूवमेंट। एक ये पूरा पहले एक सरफेस था, एक मास था ये, उसके बाद क्या हुआ, ये एक हिस्सा पीछे की ओर चला गया और ये वाला एक हिस्सा आगे की ओर आ गया। दिस इज प्लेट मूवमेंट, है ना। ये तो हमने बताया सिस्मिक वेव्स हैं। तो दिस इज़ हाउ अर्थक्वेक अकर्स। जब हम लोग वोल्केनो की बात करते हैं तो वोल्केनो ये है, एक माउंटेन है, माउंटेन के अंदर ये मैग्मा चैम्बर है। मैग्मा चैम्बर मतलब जहाँ बहुत सारा मैग्मा है, और ये मेंटल है और ये क्रस्ट है। यहाँ से मैग्मा चला ऊपर लिक्विफाई होके प्रेशर में और बहुत गर्मी के कारण, और जैसे वो बाहर निकला, पहले क्या निकलेगी, ऐश, ऐश निकलेगी और धुआं निकलेगा, स्मोक निकलेगा। ऐश क्या होता है, ऐश इज़ राख, है ना। जब वो कोई चीज़ जल जाती है तो लास्ट में क्या बनता है, ऐश। तो ये बीच में जब ये अपने प्रेशर से बाहर निकला तो इतनी गर्मी के कारण क्या हुआ, जो भी रॉक्स थी ये ऐश बन के बाहर निकल गई, और जब जला था तो क्या निकला, धुआं निकला, गैसेस एंड ऐश। और ये जो मुंह है इसका, दिस इज कॉल्ड माउथ ऑफ वोल्केनो, ऑल्सो नोन एज क्रेटर। ये जो जगह है जहाँ से ये मैग्मा निकल रहा है, दिस प्लेस, दिस इज नोन एज वेंट, इसको वेंट कहते हैं। और जो रेड रेड निकल के बाहर आ रहा है, दिस इज लावा, है ना। ये मैग्मा भी कहते हैं और बाहर निकल जाता है तो उसको लावा कहते हैं। दिस इज मैग्मा व्हेन इट इज इनसाइड, बाहर निकला तो इसको नाम दे दिया लावा का। वोल्केनो इज अ वेंट और ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ का क्रस्ट था, इसके अंदर से ये निकला बाहर, थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट्स सडनली, एकदम से बहुत सारा गर्म गर्म लावा बाहर निकलता है। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव, जब ये प्लेट्स मूव करती हैं लिथोस्फेयर की, द सरफेस ऑफ अर्थ वाइब्रेट, जो अर्थ का जो सरफेस है ये वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड अर्थ, ये पूरी धरती के ऊपर ये वाइब्रेशन ट्रेवल करेंगी, मूव करके जाएंगी। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक, इनको अर्थक्वेक कहते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। फोकस कौन सी जगह है जहाँ से ये मूवमेंट शुरू होता है, ये क्या है, फोकस, और इसको होमो सेंटर भी कहते हैं।
द प्लेस ऑन द सरफेस अबव फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर, ये एपिसेंटर है। द वाइब्रेशन ट्रेवल्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स, ये वेव्स बन के बाहर निकली। Greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of earthquake decreases away from the center. सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ होगा? एपिसेंटर पे, और जितना हम इससे दूर जाते जाएंगे उतना इसका इम्पैक्ट कम होता चला जाएगा। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ये हम लोग खुद से देख लेंगे। ये देखो, अर्थक्वेक की वजह से पूरी की पूरी, ये अलास्का की फ़ोटो है, इसमें ये पूरी सड़क टूट गई। फोकस जहाँ से अर्थक्वेक आया, इसके जस्ट ऊपर पैरेलली जो सरफेस के ऊपर है, ये है एपिसेंटर। और दीज आर प्लेट बाउंड्रीज, एक प्लेट ये है, ये वाली प्लेट एक है, और दूसरी प्लेट ये है। सिस्मिक वेव्स रेडिएट इन ऑल डायरेक्शन, ये ऐसे यूँ सर्कुलर फॉर्मेट में जाएंगी, तो ये हर दिशा में होंगी। 3 तरह की वेव्स होती हैं अर्थक्वेक की वेव्स, इसको हम डिटेल में दूसरी वीडियो में देखेंगे। ये 3 तरह कैसी हैं? पी वेव्स, इसको पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एस वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स, एल वेव्स और सरफेस वेव्स। जो सरफेस के ऊपर आई, दीज आर एस वेव्स, ये एस वेव हैं, सॉरी एल वेव्स हैं। ये एल क्या है? सरफेस वेव्स हैं। और एस वेव्स है ट्रांसवर्स वेव्स, और पी वेव्स, ये दोनों पी एंड एस वेव्स यहाँ नीचे होती हैं, और सरफेस के ऊपर कौन सी होती है? एल वेव्स होती हैं। ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रोडिक्टेड, इसको प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसका इम्पैक्ट हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं बिफोर हैंड प्रिपरेशंस के साथ। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रोडिक्शन मेथड अडॉप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूड, कुछ लोकल लोग क्या करते हैं, उसको कैसे प्रोडिक्ट करते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है? एनिमल का बिहेवियर देख के। जो बर्ड्स हैं वो दूर भागना शुरू हो जाते हैं, एकदम से हो हल्ला मच जाता है सारे बर्ड्स के और एनिमल्स के अंदर। फिश हैं, ये एकदम से बहुत पानी में बहुत तेज़ गति से इधर उधर भागना शुरू कर देती हैं। स्नेक्स हैं, सांप हैं, वो बाहर निकल आते हैं, सरफेस के ऊपर निकल आते हैं। ये देखिए, ये है लैंडस्लाइड, ये लैंडस्लाइड की फ़ोटो है। ये एक साथ था और एकदम से बारिश है तो इतना लूजन हो गया, इसमें पेड़ पौधे सारे कटने की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। ये पूरा एक था पहले, और फिर ये इधर होना चाहिए था, यहाँ से खिसक के ये नीचे आ गया। दिस इज कॉल्ड लैंडस्लाइड। ये भुज का अर्थक्वेक है, बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था इसमें। ये अगेन एक और फोटो है लैंडस्लाइड का। ये देखिए, ये पूरा ये यहाँ तक था, लेकिन ये इतना गैप आ गया इसके बीच में, है ना। ये यहाँ कहीं होना चाहिए था, ये खिसक के नीचे आ गया, ये खिसक के नीचे आ गया, ये खिसक के नीचे आ गई। तो ये सब है लैंडस्लाइड, इससे भी बहुत नुकसान होता है। अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, सेफ स्पॉट ढूंढो। अगर हम घर के अंदर हैं तो किसी भी जो भी सॉलिड सा सरफेस है, टेबल है, बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग सी टेबल है, या फिर कहीं लेंटर लगने वाला किचन काउंटर है, तो उसके नीचे हम लोग बैठेंगे। अगर हम बेड के अंदर हैं तो अपने ऊपर तकिया रखेंगे और ये देखेंगे हमारे ऊपर कोई भारी ऑब्जेक्ट तो नहीं है। भारी ऑब्जेक्ट मतलब कोई कोई बड़ी सी पेंटिंग हो दीवार के ऊपर, या कुछ ऐसी चीज़ हो जो हमारे ऊपर गिर सकती है उस टाइम, तो उसका ध्यान रखेंगे। इन केस अगर हम लोग बाहर हैं, है ना, रूम के अंदर हैं हम लोग लेकिन बेड के ऊपर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? कॉर्नर्स में खड़ा होना प्रेफर करेंगे, और ध्यान देंगे कि आसपास कोई खिड़की तो नहीं है, दरवाज़ा तो नहीं है जो टूट के हमें लग सकता है, जिससे जहाँ खिड़की दरवाजे ना हो, इस कॉर्नर में खड़े होंगे तो क्या होगा, जब रूफ गिरेगी तो यहाँ हम लोग बच जाते हैं, यहाँ हम अपने हेड को बचा सकते हैं। स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेस, जहाँ आग लग सकती है उस जगह से दूर रहें। चिमनीज़ के आसपास ना रहें, किचन में तो स्पेशली ना रहें। विंडोज़ दैट शटर, किचन में इसलिए किचन काउंटर लिखा है ज़रूर है ना, किचन काउंटर अगर वहाँ गैस का कोई ऐसा लीकेज का कोई सीन ना हो, कुछ ऐसी चीज़ ना हो जो टूट सकती है। किचन में जनरली चीज़ें टूट जाती हैं, किचन काउंटर का यहाँ हम लोग ले सकते हैं कि जो कोई स्लैब जैसी कहीं पे हो तो, है ना, उसके नीचे हम लोग बैठ सकते हैं। किचन में क्या है, बहुत सारा ग्लास की चीज़ें रखी होती हैं, स्टील की भारी कुकर और इस तरह के बर्तन भी रखे होते हैं जो गिर के हमें चोट लगा सकते हैं ना। फायर प्लेस चिमनी के आसपास नहीं होंगे, विंडोज़ के आसपास नहीं होंगे जो टूट सकती है, जिनके अंदर से मिरर निकल सकते हैं। कोई पिक्चर फ्रेम है, कोई फ़ोटो फ्रेम है, या फिर कोई बड़ी सी पेंटिंग है, उसके पास नहीं होंगे। या ऊपर कोई शैंडलियर लगा है, मतलब छत के ऊपर कोई झूमर लगा है, तो उसके नीचे भी हम लोग नहीं होंगे।
पहले प्रिपेयर रहें, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स के अंदर अवेयरनेस दें, और कोई भी डिज़ास्टर है उसको कॉन्फिडेंटली फेस करें। बहुत चीखना चलाना नहीं, रोना नहीं, है ना। जब हम लोग बहुत पैनिक करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, और जब हम शांति से कोई चीज़ सोचते हैं तो हमें फटाफट सोल्यूशन मिल जाता है किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें शांति से सोचना चाहिए रेदर देन पैनिक करने के। पैनिक ना करें, चीखें नहीं, चिल्लाएं नहीं, और हम रोएं नहीं। एकदम शांति से सोचें कि हमें क्या करना है। और अगर आप इफ़ यू आर इन अ कॉन्शियस स्टेट, आप जाग रहे हैं, दिन में अगर कोई अर्थक्वेक आया है तो दौड़ के हम ऐसी सेफ प्लेस पे जाएं, किसी ओपन ग्राउंड में चले जाएं कि जहाँ पे आसपास कोई बिल्डिंग ना गिरे हमारे ऊपर, कोई भी चीज़ हमारे ऊपर ना गिरे। अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। इसको किस चीज़ से मेज़र करते हैं, सिस्मोग्राफ से। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पे इसको नापते हैं हम लोग। मशीन का नाम है सिस्मोग्राफ, और जो स्केल है जिसके ऊपर नापते हैं, मतलब इसको हम लोग यूनिट कह सकते हैं, या फिर किस तरीके से नापेंगे वो है रिक्टर स्केल। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस, जो अगर उसकी मैग्नीट्यूड 2.0 से कम होगी या उतनी होगी तो वो सिर्फ हमें फील आएगी कि कुछ हिला था। लेकिन जब वो 5 के ऊपर चला जाता है तो वो डैमेज करना शुरू कर देता है। डैमेज कैसे, कोई चीज़ ऊपर रखे तो नीचे गिरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बिल्डिंग हिलती है उसकी वजह से। अगर 6 या उससे ज़्यादा है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। 7 के बाद, 7 अगर किसी की वैल्यू है रिक्टर स्केल पे, तो वो बहुत बड़ा अर्थक्वेक है, इसमें बिल्डिंग्स गिर जाती हैं और बहुत सारा नुकसान हो जाता है। ये जितना भी नज़र आ रहा है ना, दिस है ना, इस तरह का नुकसान हो जाता है। दिस इज़ अ हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। नाउ मेजर लैंडफॉर्म्स, जब हम लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं, लैंडफॉर्म इज बीइंग कॉन्टिन्यूसली वॉर्न अवे बाय 2 प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। कोई भी ज़मीन है, अगर वो डिग्रेड हो रही है, अगर वो एक मिनट, अगर वो डिग्रेड हो रही है, अगर वो टूट रही है, किसी और से स्टोन्स हैं, स्टोन छोटे सेडिमेंट्स बन गए, तो वो सब किसकी वजह से है, वेदरिंग या इरोजन की वजह से। वेदरिंग हमने कब कैसे देखेंगे, मान लो से दिस इज़ ए रॉक, ये एक रॉक है ना, और इस रॉक के ऊपर जब मौसम का हवा, जब सर्दी में गर्म हवा, ठंडी हवा, और गर्मी में गर्म हवा, और बारिश में जब पानी गिरेगा इसके ऊपर, गर्मी में क्या होगा, ये गर्म हो जाएगी। बरसात में जब पानी गिरेगा तो इसके ऊपर पानी आ जाएगा, और सर्दी में क्या होगा, ये पानी जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होगा वो जम जाएगा। जमने के बाद क्या होगा, ये ज़्यादा स्पेस लेगा और इसमें क्रैक पड़ जाएंगे ढेर सारे, इस रॉक के अंदर क्रैक हो जाएंगे। जब रॉक के अंदर क्रैक जब पड़ेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो टूटना शुरू हो जाएगी। और जब वो टूटेगी तो जैसे इतनी बड़ी रॉक थी तो वो उसके 2 हिस्से हो गए, एक ये रॉक बन गई और एक ये रॉक बन गई। तो ये 2, इसके बाद फिर और टूटेगी आपस में, और टूटने के बाद फिर इसके 4 हिस्से हो गए, कोई छोटा कोई बड़ा अलग अलग। तो दिस इज़ कॉल्ड डिग्रेडेशन ऑफ रॉक्स। ये डिग्रेड हो जाता है। वेदरिंग का मतलब वेदर का इम्पैक्ट पड़ा इसके ऊपर, सर्दी गर्मी बारिश का इम्पैक्ट पड़ा, उसकी वजह से ये टूट के इतने, तो ये वेदरिंग हो गया। इरोजन का मतलब होता है जब इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हो और टूटने शुरू हो जाते हैं, है ना, तो वो क्या है, इरोजन है। इसकी बात करते हैं हम लोग, लैंड की बात करते हैं। लैंड में हमने क्या देखा, देखो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हुआ, लैंडस्लाइड हो गई। अब जब बारिश आएगी तो पानी के साथ बहुत सारी जो मिट्टी है ये बह के चली जाएगी नीचे, या हवा में मिट्टी बह के चली जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड इरोजन, इसको इरोजन कहते हैं। वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। जो अर्थ के सरफेस पर रॉक्स हैं ये धीरे धीरे टूटनी शुरू हो जाती हैं। इरोजन क्या है, वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, आइस। लैंडस्केप का मतलब जितनी भी ऊपर मिट्टी है, पत्थर है, ये सब जो बह जाते हैं या हवा में उड़ जाते हैं या फिर आइस के साथ निकल जाते हैं। इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा, इवेंचुअली डिपॉजिट। ये यहाँ से बहा के ले जाएगी उसको, हवा मिट्टी या हवा पानी या फिर आइस, और किसी और जगह जाके उसको डिपॉजिट कर देगी।
दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। से अगर ये अर्थ का सरफेस था और यहाँ से वो उसको बहा के ले गई तो यहाँ डिप्रेशन बन जाएगा, और यहाँ जाके उसको डिपॉजिट कर दिया तो यहाँ क्या होगा, एलिवेशन हो जाएगा। तो ये इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स वो क्रिएट कर देता है। नाउ वर्क ऑफ रिवर, रिवर क्या करती है, रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप, वो लैंडस्केप को तोड़ता चला जाता है। जैसे ये थी, यहाँ से ये साथ में मिट्टी बहा के ले गई। When the river tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley, it forms waterfall. अब इसको वो नहीं रोड कर पाई, ये बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग पत्थर था, तो क्या हुआ, उसके ऊपर से गिरेगा तो क्या बनेगा, वाटरफॉल बन जाएगा। ये हार्ड रॉक और ये सेडिमेंट है ना, ये सॉफ्ट रॉक है, तो सॉफ्ट तो कटता चला जाएगा, हार्ड वैसा का वैसा रहेगा, तो ये इसका एक अलग शेप बन जाएगी। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, एंजल फॉल्स वेनेजुएला में, याद रखना। जो सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन है, एंजल फॉल्स वेनेजुएला में, साउथ अमेरिका। और दूसरे वाटरफॉल कौन है, नियाग्रा फॉल्स लोकेटेड इन बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएस। नियाग्रा क्या है, बहुत चौड़ा है ना, ये हाईएस्ट था, ये वाइडेस्ट लॉन्गेस्ट कह सकते हो इसको ना, ये बहुत चौड़ा है ये। और जब छत्तीसगढ़ का नियाग्रा फॉल किसको कहते हैं, चित्रकूट फॉल्स को। विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। ये अनदर एग्जांपल है, विक्टोरिया फॉल्स अफ्रीका में है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर के ऊपर। As a river enters the plain, it twists and turns, forming large bend known as meander. जब रिवर कहीं पे आएगी तो ये ऐसे घूम घूम के आएगी, डिपेंड करता है कि लैंडफॉर्म कैसा है। जब ये इस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न के साथ आती है, इसको क्या कहते हैं, मीएंडर, इसको कहते हैं मीएंडर। ये जब जैसे ये जो ब्राउन वाला पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है, डिपोजिशन है, अपने साथ जैसे जो भी लेके आई है रिवर, पानी अपने साथ जो भी लेके आया है, मिट्टी पत्थर, वो साइड साइड में क्या है, डिपॉजिट करते चले जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि ये कुछ हिस्सा रिवर का, जैसे ये यहाँ डिपॉजिट करते चले गए, एक टाइम के बाद क्या होगा, ये यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा और रिवर अपना जगह मुंह चेंज कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो चेंज करने के बाद क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड ऑक्सबो लेक, है ना, ऑक्सबो लेक कहते हैं इसको। कि यहाँ देखो, यहाँ डिपॉजिट हो गया तो यहाँ छोटा सा एक पानी का एक छोटी सी स्ट्रीम रह गई, है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि एक लेक जैसा एक हिस्सा रह गया, तो दिस इज़ नोन एज ऑक्सबो लेक। इसके बाद क्या होगा, जब पानी बहुत ज़्यादा होगा, है ना, फ्लो ज़्यादा होगा, रिवर जैसे पूरे इसमें बह रही है, तो यहाँ साइड साइड में डिपॉजिट करती चली गई, साइड साइड में डिपॉजिट करेगी, तो यहाँ ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये ऊंचा हिस्सा होगा, और ये क्या होगा, गहरा हिस्सा होगा, ये शेप के बनेगी। ये जो ऊंचा हिस्सा है, दिस इज़ कॉल्ड लीव्स, इसको लीव्स कहते हैं, और ये ऑक्सबो लेक हो गया। ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ द मिएंडर, इसके साइड में इरोजन और डिपोजिशन की वजह से द एंड ऑफ मिएंडर लूप कम्स क्लोजर, सॉरी यहाँ पे ये कम्स क्लोजर, और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मिएंडर लूप्स कट फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक ऑल्सो नोन एज ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक ऐसो कट ऑफ लेक भी कहते हैं। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक, कभी कभी ये बैंक होते हैं, रिवर बैंक, इसको बैंक कहते हैं, मतलब किनारा। कभी कभी इतना पानी आता है कि इसको भी ओवरफ्लो कर देती है वो रिवर, इसको भी, इसके ऊपर भी से भी निकल जाता है पानी। दिस लीड्स टू फ्लडिंग ऑन द नेबरिंग एरियाज, जो पास का एरिया होगा, यहाँ बहुत सारा पानी आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा। एज इट फ्लड्स इट डिपोजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक। जब फ्लडिंग होगी तो यहाँ क्या होगा, वो धीरे धीरे बहुत सारा सेडिमेंट डिपॉजिट करते चली जाएगी, बहुत सारी मिट्टी डिपॉजिट कर देगी। दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन्स, तो इसे यहाँ जो एरिया क्या बनेगा, ये होगा, इसको कहते हैं फ्लड प्लेन, दिस इज कॉल्ड फ्लड प्लेन। और ये क्या होगा, बहुत फर्टाइल होगा। फर्टाइल क्यों होगा, जो रिवर अपने साथ सेडिमेंट लाएगी वो यहाँ डिपॉजिट करती चली गई, इसलिए आप देखेंगे जहाँ बार बार फ्लड आता है वो एरिया बहुत ही फर्टाइल होता है। जैसे एग्जांपल ले हम लोग बिहार का, बिहार में हर साल, या नेपाल का, यहाँ हर साल बाढ़ आती है, इसलिए ये बहुत ही हाईली फर्टाइल जोन है। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स, ये जो
यहाँ गहरा है, ये ऊपर है, तो इसको कहते हैं लीव्स। एज रिवर अप्रोचेज द सी, जैसे ही रिवर सी के आसपास जाएगी, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग रिवर डिक्रीज, उसका जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, और स्पीड कम होने के बाद क्या होगा, द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम, वो ढेर सारी स्ट्रीम्स में वो टूट जाएगी। और इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये छोटी छोटी रिवर्स हैं, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरीज। और जो सेडिमेंट इसने यहाँ इकट्ठा कर दिया, क्या कहते हैं, डेल्टा, दिस इज नोन एज डेल्टा। द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपोजिट इट्स लोड, यहाँ अपना सारा पत्थर मिट्टी जो भी साथ मिलाई है यहाँ डिपोजिट करती जाएगी। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ओन माउथ, इनका सबका अपना अपना माउथ होगा। माउथ क्या होता है, जहाँ पे रिवर समुद्र में मिलती है, रिवर एंड होती है ना, एंड ऑफ रिवर। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म्स अ डेल्टा, ये एक डेल्टा बनाता है। देखिए ये क्या है, ये है क्लिफ, ये ओशन है, और ये हार्ड रॉक है, ये जो वेव्स आई, टाइड्स आई, ये इसको हिट करते गई, धीरे धीरे इसको इरोड करती चली गई। लेकिन ये हार्ड रॉक हैं, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रॉक्स हैं, तो इनको इरोड करना इतना आसान नहीं है। विद टाइम हाँ ये टूटेगा ज़रूर, लेकिन अभी क्या है, ये इसे टकराती रहेंगी और वापस जाती रहेंगी। तो ये एकदम से स्टीप है, मतलब पत्थर है, और यहाँ कोई सेडिमेंट नहीं है, तो इसलिए कहते हैं इसको क्लिफ कहते हैं। और जहाँ ये मिट्टी हो गई है ना, ये आया पानी सी का, वेव्स आई, ये मिट्टी छोड़ के चलेगी वापस, फिर आई मिट्टी छोड़ के वापस चलेगी, तो ये क्या है, ये स्मूथ सरफेस है ना। ये स्मूथ सरफेस होने की वजह से क्या हुआ, ये क्या, इसको कहते हैं सी बीच, इसको बीच कहते हैं। ये बीच नहीं है, ये क्लिफ है, और ये क्या है, बीच है ये। वर्क ऑफ सी वेव्स, सी वेव्स के काम की अगर हम लोग बात करें, क्या है, The erosion and deposition of sea waves gives rise to coastal landforms, ये कोस्ट है, सी का कोस्ट है, तो इसको कहते हैं कोस्टल लैंडफॉर्म। सी वेव्स कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, ये कॉन्टिन्यूसली रॉक को स्ट्राइक करती रहेंगी। क्रैक डेवलप, ये क्रैक्स बन जाते हैं उसके अंदर। ये रॉक, ये क्लिफ था ना, ये सेम ऐसे वाली क्लिफ थी, और इसमें बार बार इसके टच होने की वजह से देखो ये सीप के अंदर केव बन गई, ये गुफा जैसा है ना। और ये देखो ये आर्च बन गई, तो ये इतना इसको हिट करते एक टाइम के बाद इसके अंदर पूरे के अंदर आर पार छेद हो गया, तो इसको कहते हैं सी आर्च। और ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये छेद पूरा ऊपर तक पहुंच गया, ये यहाँ तक पहुंच गया, एंड दिस इज कॉल्ड स्टैक। ये यहाँ तक पहुंच गया, तो इसको स्टैक कहते हैं, फिर ये स्टैक बन गया। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, ये बड़े होते जाएंगे। दस होलो लाइक केव आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, ये होलो जैसी केव, मतलब छेद बन जाता है इसके अंदर। दे आर कॉल्ड सी केव्स। एज दीज कैविटी बिकम बिगर, जब ये कैविटी बड़ी हो जाती हैं, एंड ओनली रूफ ऑफ द केव रिमेन, सिर्फ इसकी रूफ बची रहेगी ऊपर, आर पार पानी निकलना शुरू हो जाएगा, तो इससे क्या बनेगा, सी आर्च बनेगी। और ज़रा इरोजन होगा, ब्रेक्स द रूफ, जब ये रूफ भी टूट जाती है, एंड ओनली सिर्फ वॉल्स बच जाती हैं, ये वॉल, ये वॉल। दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक, इनको क्या कहते हैं, स्टैक। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। सी क्लिफ देखा हम लोगों ने अभी, दिस इज ये क्या है, ये है सी क्लिफ। क्लिफ की बात की थी हम लोगों ने, ये क्या है, क्लिफ है ये। द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर फॉर्मिंग बीचेस, ये किसने क्या बनाया, बीच बनाया। बीच हम लोगों ने अभी देखा था, दिस इज कॉल्ड अ बीच, सी बीच। वर्क ऑफ आइस, ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस, ग्लेशियर क्या है, बहती हुई आइस है, बहती हुई बर्फ है। विच टू इरोड लैंडस्केप, जो लैंडस्केप को इरोड करती है, काटती चली जाती है। बाय बुलडोजिंग सोयल, सोयल को साथ में ले जाती है, स्टोन को भी साथ में ले जाती है। सोयल एंड स्टोन बिलो, जितने आसपास स्टोन और सोयल होगी साथ में ले जाती है। ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप होलोज देयर, बड़े बड़े उसमें होलो बन जाते हैं।
द एज आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड अप विद वाटर, जब पानी मेल्ट हो, आइस मेल्ट हो जाएगी गर्मी के टाइम में तो वहाँ पानी बन जाएगा और ब्यूटीफुल लेक बन जाती हैं माउंटेन्स के अंदर. द मटीरियल कैरिड बाय दीज ग्लेशियर्स सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल सैंड एंड सिल्क गेट डिपॉजिट, जो अपने साथ सामान लेके आए होती है आइस वो उसको डिपॉजिट करती चली जाती है. इसको कहते हैं ग्लेशियर मोरेन्स. देखो ये है रिवर ऑफ आइस, ये आइस बह रही है ना, ये बह रही है नीचे है ना, ये क्या है ग्लेशियर जा रहा है नीचे. तो अपने साथ जितना भी रॉक्स या सैंड लेके आया था वो यहाँ इसने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया. तो ये क्या है, मोरेन. ये जितना भी ये ब्राउन पोर्शन दिख रहा है दिस इज मोरेन. अब इनके और भी नाम है, इसको और भी अलग अलग फॉर्मेट उसमें डिफाइन कर दिया और डीप में डिफाइन करके क्या बोला, जो लास्ट के मोरेन्स हैं दीज आर कॉल्ड लेटरल मोरेन्स, और जो बीच में है दीज आर कॉल्ड मीडियल मोरेन्स. ये बीच में है तो इनका नाम क्या है, मीडियल मोरेन्स. और जो जहाँ ये ख़त्म होगा ग्लेशियर, ये जो है ये क्या है, एंड मोरेन्स. ये क्या है, एंड मोरेन्स. और दिस इज कॉल्ड टर्मिनस ऑफ ग्लेशियर, जहाँ ग्लेशियर रुक जाता है आके, जिसको कहते हैं टर्मिनस, यहाँ ख़त्म हो गया, टर्मिनस ऑफ ग्लेशियर. अब इसके बाद जो मोरेन है दिस इज कॉल्ड रिसेशनल मोरेन एंड दिस इज कॉल्ड, जो अंदर जो डिप्रेशन है दिस इज कॉल्ड ग्राउंड मोरेन. और जो आखिरी मोरेन है दिस इज कॉल्ड टर्मिनल मोरेन, टर्मिनस ग्लेशियर, और ये क्या है, टर्मिनल मोरेन. और उसके बाद जितना ये पानी बह के आ रहा है ना, ये ग्लेशियर का पानी बन गया, पानी नदी बन के जब ये आया इसको कहते हैं आउटवॉश. दिस इज कॉल्ड आउटवॉश. अब विंड क्या करती है, हवा क्या करती है, हवा भी बाहर ले जाती है ना. जब कभी हम लोग डेजर्ट्स में जाते हैं और तेज़ हवा आती है, दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स. ये सब क्या है, ये है सैंड ड्यून्स. जब बहुत तेज़ हवा आती है पूरा का पूरा एक पहाड़ सा उठ के यहाँ चला गया, कहीं और चला गया, ऐसे ये मूव करता है, ये हवा इसको अपने साथ बाहर ले जाती है. इसको क्या कहते हैं, लॉयस. एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन डेजर्ट इज विंड. विंड क्या करती है, वो साथ में ले जाती है तो वो इरोजन हो जाता है, कहीं ड्रॉप कर देती है, दिस इज कॉल्ड डिपोजिशन. इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम, है ना, ये कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स. दीज आर मशरूम रॉक्स, ये मशरूम रॉक हैं. ये कैसे हुआ, ये विद टाइम, ये पहले पूरा इतना बड़ा पत्थर था, है ना, विद टाइम क्या हुआ, ये कटता ये अलग अलग शेप में करता दिस इज कॉल्ड मशरूम रॉक. ये मशरूम रॉक बन गया. ये भी ऐसे ही है, ये भी करती अलग अलग करते क्या बन गई, मशरूम शेप में आ गई. दिस इज अगेन मशरूम रॉक. ये मशरूम रॉक्स हैं. विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक. ये रॉक थी, इसका नीचे वाला सेक्शन इरोड हो जाता है और ये फिर ऐसे बन जाती है, दिस इज कॉल्ड मशरूम रॉक. ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट कम कर पाती है, नीचे का ज़्यादा कर पाती है. देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस, ये नैरो बेस है, और नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप. जो टॉप है इसका ये वाइड है. व्हेन द विंड ब्लोज, जब विंड और जब चलेगी, इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से उठा के दूसरी जगह सैंड को ये ड्रॉप कर देती है. When it stops blowing, the sand falls and get deposited in low hill-like structure. छोटे-छोटे पहाड़ी जैसे बन जाते हैं. These are called sand dunes. इनको कहते हैं sand dunes. The wind can carry it over very long distance. बहुत दूर तक ले जाते हैं. When such wind is deposited in large area, this is called loess. जब ये बहुत लंबे एरिया तक इसको डिपॉजिट कर देती है, इसको कहते हैं loess. Large deposit of loess is found in चाइना. हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह पाए जाते हैं. सो इसके साथ ये यूनिट हमारी फिनिश हो जाती है. थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन.